हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए सेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का पार्ट 10। और साइंस में अभी हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। पुराने लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जर्नल साइंस MCQ बाय मनीष सर में जाकर देख सकते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेंस किससे बनता है? आपके पास ऑप्शन है पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच। मतलब लेंस जो बनता है उसमें कौन से कांच का यूज किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्लिंट कांच का यूज करते हैं लेंस बनाने में। अच्छा, लेंस होता क्या है तो इसको समझ लीजिए। लेंस वह युक्ति है जो एक या एक से अधिक पारदर्शी माध्यमों से मिलकर बनती है। ठीक है, लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस में जो कांच यूज किया जाता है वो किस तरह होता है? तो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। एक दूसरा होता है लेंस अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये कैसे कांच होते हैं? इसमें कौन सा कांच का यूज होता है? तो ये बीच में भी पतला होता है और किनारों पर भी पतला होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा कांच है जो बीच में मोटा है और किनारों पे पतला है? तो आपका हो जाएगा आंसर उत्तल लेंस। क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा कांच है जो बीच में भी पतला है और किनारों पे भी पतला है? तो हो जाएगा आपका अवतल लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि लेंस किससे बनता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्लिंट कांच। अच्छा, एक कांच का और यूज करते हैं, कौन से? क्राउन कांच। ठीक है, एक और कांच का यूज हम लोग लेंस बनाने में करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्राउन कांच। ठीक है, फ्लिंट कांच का यूज करते हैं लेंस में किसके आधार पे? क्यों? क्योंकि फ्लिंट कांच जो है उसका अपवर्तनांक उच्च होता है। ठीक है, सभी कांचों में फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक सबसे उच्च होता है, इसलिए इसका यूज लेंस में बनाने में करते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछता है कि फ्लिंट कांच या क्राउन कांच का यूज क्यों करते हैं, तो इनका जो अपवर्तनांक होता है वो तुलना करने पर जितने भी कांच होते हैं उससे उच्च होता है। ओके, सो क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? अच्छा, ये मरीचिका क्या होती है? मरीचिका को मृग तृष्णा भी बोलते हैं। मृग तृष्णा भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मृग तृष्णा, तो आप समझ लीजिएगा मरीचिका का ही बात कर रहा है या कर रही है। ठीक है, अब देखिए मरीचिका क्या होता है। तो आपको पता होगा कि गर्मियों में रोड के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए गर्मी चल रही है, अगर हम रोड पर चलें तो हमको दूर से ही, मतलब हमको दूर से दिखाई पड़ेगा कि आगे जो है पानी की बौछारें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये पानी होता नहीं है, ये केवल भ्रम होता है। किसकी वजह से होता है? TIR की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोले तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के वजह से मरीचिका दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इसके देखिए TIR के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, उसको भी आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। हीरे का चमकना। ठीक है, हीरे का चमकना का रीजन क्या है, कारण किसके कारण से? तो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष का बनना, जैसे कि पहले लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंद्रधनुष किससे बनता है, रीजन क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो भी वर्क किसके आधार पर करता है? TIR के वर्क पर करता है, TIR पर करता है। ठीक है, ओके क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? देखिए देखिए, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोलते हैं। अच्छा, ये निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है, ठीक है, आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिएगा, जो स्वस्थ मनुष्य का स्वस्थ आँख होता है उसकी जो स्पष्ट दृष्टि होती है वो उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितने? 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब कि 25 सेंटीमीटर दूरी तक मनुष्य साफ साफ देख सकता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इससे कम या इससे ज़्यादा, मान लीजिए नहीं दिखाई पड़ता है इससे कम में, तो कौन सा मतलब कह सकते हैं दोष होता है, या फिर इससे ज़्यादा दूरी पर नहीं दिखाई पड़ता है तो कौन सा दोष होता है, वही हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है,
या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष जब होता है तो इसमें जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता, दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। बोले तो निकट की जो वस्तुएं होती हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। जब निकट दृष्टि दोष या मायोपिया प्रॉब्लम होता है तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, निकट की वस्तु साफ साफ देख सकता है, ठीक है। अब इसको दोष को दूर करने के लिए, जब ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। अच्छा, अवतल लेंस में कौन से कांच का यूज़ किया जाता है, मतलब उसकी जो कांचें होती है किस आधार पे होती है, तो ये बीच में पतली होती है और किनारों पे भी पतली होती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आ जाता कि अगर दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगा। अगर दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं देख पाते हैं, लेकिन दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ साफ देख सकते हैं, जबकि निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं देख सकते, ठीक है। बिल्कुल विपरीत हो जाता है इसमें, ठीक है। अच्छा, दूरदृष्टि दोष अगर प्रॉब्लम हो गया तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसमें उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। ओके, सो क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये स्टेथोस्कोप होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो स्टेथोस्कोप होता है जो हमारे हृदय की धड़कन होती है, ठीक है, हृदय की धड़कन, इसको मतलब कि हार्ट बीट को ये मापता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप है, इंस्ट्रूमेंट है, हृदय की धड़कन या हार्ट बीट को मापता है। अब किस आधार पे मापता है या किसके सिद्धांत पे कार्य करता है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि का प्रवर्तन, ठीक है। ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है क्या, स्टेथोस्कोप। ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, आंसर हो जाएगा जे.एल. वेयर ने किया था। कब किया था, 1925 में, ठीक है। पहली बार टेलीविज़न का आविष्कार सन 1925 में जे.एल. वेयर ने किया था, लेकिन ये जो 1925 में आविष्कार किया था वो ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, टेलीविज़न थी। अगर हम बात करेंगे कलर तो 1928 में इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट टाइम 1925 लेकिन ब्लैक एंड वाइट था। कलर में बात करेंगे तो 1928, 1928, ठीक है। अच्छा, टेलीविज़न को बोलते क्या है हिंदी में, तो दूरदर्शन इसको हिंदी में बोलते हैं, टेलीविज़न को, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आ जाए कि अगर भारत में पहली बार टेलीविज़न प्रसारण कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, तो नोट कर लीजिए, भारत में, इंडिया में फर्स्ट टाइम जो टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था 15 सितंबर 1959, ठीक है। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से शुरू हुई थी क्या, टेलीविज़न प्रसारण भारत में। कलर की बात करेंगे, क्वेश्चन बनेगा भारत में कलर टीवी और राष्ट्रीय प्रसारण कब हुआ था, तो 1982 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कलर टीवी का बात करेगा तो 1982 और राष्ट्रीय प्रसारण 1982 से शुरू किया गया था, ठीक है। जो टीवी में हम लोग रिमोट कंट्रोल का यूज़ करते हैं उसका आविष्कार किसने किया था, तो नोट कर लीजिए, रिमोट जो कंट्रोल का यूज़ करते हैं उसका आविष्कार किया था यूजीन पोली ने, ठीक है। यूजीन पोली ने टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किया था, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं इनका भी देख लेते हैं, इनके बारे में भी जो फैक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। लुई ब्रेल, जैसा कि आपको पता होगा कि एक ब्रेल लिपि होती है, कौन सी लिपि होती है, ब्रेल लिपि होती है। ये किसके लिए ये लिपि मतलब बनाया गया है, तो ये जो नेत्रहीन लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं पड़ता है उनके लिए ये लिपि बनाया गया है। वो इस ब्रेल लिपि की सहायता से ही लिख व पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था, तो लुई ब्रेल ने किया था। मतलब ब्रेल लिपि का आविष्कार या किसने बनाया था, लुई ब्रेल ने बनाया था, ठीक है। लुई ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी
1809 में। इसको भी मतलब कि देखिए फैक्ट यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लुई ब्रेल का जन्म जो हुआ था 4 जनवरी 1809 में। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जन्म किस सन में हुआ था, बट यहाँ से आपको ये देखना है कि 4 जनवरी देखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लुई ब्रेल का उसी दिन जन्म हुआ था। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? आसान क्वेश्चन है। इसका आविष्कार वोल्टा ने किया था, ठीक है। सन 1800 में वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटरी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो 1749 में ही, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, नोट कर लीजिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1749 में सबसे पहले बैटरी शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था। कब किया था? सन 1800 में किया था, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, तो फैराडे, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम या और कह सकते हैं विद्युत जनित्र, जिसे बोलते हैं विद्युत जनरेटर, डायनेमो, उसको डायनेमो भी बोलते हैं, उसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम और विद्युत जनरेटर या डायनेमो का आविष्कार किया था। और अगर बात करेंगे मैक्सवेल के बारे में, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व की गति का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आपको पता होगा कि विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में 4 समीकरण इन्होंने ही दिए थे, मतलब इंपॉर्टेंट जो समीकरण दिए गए हैं विद्युत चुंबकत्व में, ये मैक्सवेल के द्वारा ही दिए गए हैं। ओके, और ऑप्शन आपको एक दिख रहा है रॉन्टजन, तो ये एक्स किरणों की खोज किए थे, ठीक है। एक्स किरणों, एक्स किरणों की खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। और इनको 1901 में, ये इंपॉर्टेंट है, रॉन्टजन को 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस उपलब्धि के लिए मिला था? ये एक्सरे की जो खोज किए थे, ठीक है। सो आपका जो बैटरी का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्टा ने किया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आर्गन गैस, ठीक है। आर्गन गैस कैसी गैस होती है? तो ये अक्रिय गैस होती है, ठीक है। ये बिजली के बल्ब में भरी होती है। और हाँ, इसके साथ में से 7%, लगभग 7% नाइट्रोजन गैस भी पाई जाती है, ठीक है। वो भी भरी होती है किसमें? बिजली के बल्ब में। ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हृदय स्पंद के दौरान वैद्युत प्रवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो इसका नाम होता है ECG, ठीक है। ECG को क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोले तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ECG जो होता है ये हृदय की जो विद्युत गतिविधियाँ होती हैं उसका रिकॉर्ड करता है, ठीक है। किस यंत्र द्वारा? तो वैद्युत यंत्र द्वारा हृदय की धड़कनों को रेखा चित्रण करता है ECG को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ऑप्शन है आपका, जैसे ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिख रहा है, इसको बोलते हैं इको टेस्ट। आपको पता होगा इको टेस्ट एक होता है, इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को। ये किस लिए किया जाता है? तो ये देखने के लिए कि जो हृदय में नसें हैं, मतलब हृदय की जो नसें हैं उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। ब्लड के सर्कुलेशन देखने के लिए हृदय की नसों में वो यूज़ करते हैं, इको टेस्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आपका जो ऑप्शन ए ऑप्शन डी था ये कन्फ्यूज़न करने वाला था, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको ECG बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे एक स्टेथोस्कोप लिखा है। स्टेथोस्कोप से, जैसे अभी चर्चा किए थे इसके पहले क्वेश्चन में, कि ये हृदय की धड़कनों को मापता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप क्या करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो हृदय की धड़कनों को मापता है। ये जो है स्फिग्मोमेनोमीटर, ये क्या करता है? तो ये आपके ब्लड प्रेशर को मापता है, ठीक है, आपके रक्तदाब को मापता है, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ये आपका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, ठीक है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं
की या का समान गति होती है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है, समान वेग होता है। ये सेम क्वेश्चन या ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि कोई भी वस्तु को अगर गिराई जाती है, ठीक है, अगर शून्य अवस्था में, तो बिल्कुल उसका जो त्वरण होगा बिल्कुल समान होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, समान त्वरण होता है। ओके, सो क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा केल्विन। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। तो जूल जो है ये आपके ऊर्जा या उष्मा या कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, जूल जो है ऊर्जा का भी, उष्मा का भी और कार्य का भी मात्रक होता है। वाट, वाट होता है शक्ति का मात्रक। और आपको पता होगा 1 HP जिसको बोलते हैं 1 हॉर्स पावर या एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। वाट किसका मात्रक है? वाट शक्ति का मात्रक है। कैलोरी की बात करेंगे तो कैलोरी भी उष्मा का मात्रक है। अगर हम बात करेंगे, एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। हम साफ साफ लिख दे रहे हैं, एक जूल जो होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। अगर हम बात करेंगे एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.18 जूल। ठीक है, एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल होते हैं। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन था तापमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केल्विन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्त को जाना जाता है। देखिए इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट जो है रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, बार बार हम ये बताते हुए आ रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोग करा रहे हैं यहाँ पे, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर उल्टा मापी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको ही बोलते हैं ओल्ट मीटर भी बोलते हैं। किसको? उल्टा मापी को। उल्टा मापी के द्वारा ही विभवांतर मापा जाता है। ठीक है, विभवांतर या बोल सकते हैं उसे वोल्टेज, इसको हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। विभवांतर क्या? वोल्टेज। ठीक है, परिपथ में ये हो लगता है, इसको परिपथ में जो वोल्टेज मापते हैं किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा। अच्छा, ये सदैव जो होता है ना समांतर क्रम में होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि जो वोल्ट मीटर होता है वो किस क्रम पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर क्रम। और ऑप्शन देख लेते हैं। एमीटर है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। एमीटर जो होता है ये विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। क्या? एमीटर के द्वारा। ठीक है, और ये सदैव जो है श्रेणी क्रम में होता है। एमीटर जो होता है वो श्रेणी क्रम में यूज़ किया जाता है। ओल्ट मीटर जो था, इस बी ऑप्शन, वो हमेशा जो है सदैव आपके समांतर क्रम में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके। और आपका जो ग्लेवनोमीटर है इसको भी देख लीजिए, ये विद्युत धारा को मापा या पहचाना जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापता कौन है? एमीटर। और अगर विद्युत धारा को पहचानना है, ठीक है, मापना है, तो किसके द्वारा संभव है? ग्लेवनोमीटर के द्वारा। ठीक है, और यह जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो ये वर्क करता है ये डीसी पर केवल वर्क करता है। ठीक है, और यह जो है डीसी पर ही, दिष्ट धारा पर ही कार्य करता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, जब कभी ग्लेवनोमीटर को, ठीक है, अमीटर में बदलते हैं, हम ग्लेवनोमीटर को अमीटर, अमीटर यही मतलब जो एमीटर लिखा है उसको बदलते हैं, तो समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसे सेंट कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये भी, सेंट किसे कहते हैं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सेंट जो है हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध लगाया जाता है किसमें, मान लीजिए अगर हम ग्लेवनोमीटर से चेंज कर रहे हैं एमीटर में,
तो समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं, वही छोटा सा जो प्रतिरोध लगाते हैं उसे ही सेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध क्या कहलाएगा? सेंट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में बदलते हैं, ठीक है, तो किस क्रम में हम लोग रखते हैं इसको? तो श्रेणी क्रम में रखते हैं। ठीक है, और एक बड़ा प्रतिरोध लगाते हैं, एक बड़ा सेंट लगाते हैं। क्लियर हुआ? एक बार हम दोबारा समझा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। वोल्ट मीटर, आपका ऑप्शन तो यहाँ पे वोल्ट मीटर हो जाएगा, विभवांतर मापने का कार्य करता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है, इसको अगर एमीटर में मापना है, ठीक है, तो जो सेंट का यूज करते हैं वो किस आधार पर यूज करते हैं? एक छोटा सा समांतर क्रम में रहता है, एक छोटा सा सेंट का यूज करते हैं। वही अगर गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर, जो ये वोल्ट मापी लिखा है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं, अगर यही गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है, वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, एक बड़ा सेंट लगाते हैं। ठीक है, एक बड़ा प्रतिरोध लगाते हैं। ओके, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा जूल 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा। ठीक है, बोले तो आपसे मास पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है। आपको दिया गया है, देखिए गतिशील कण है तो इसका मतलब वो गतिज ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है कितना? 125 जूल। और आपको क्या दिया गया है? आपको v दिया गया है, v दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। सो आप अगर गतिज ऊर्जा का फार्मूला पता होगा तो बड़े आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपका फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 125 जूल, और आपका यहाँ पे हो जाएगा m ज्ञात करना है, और वेग दिया है आपको 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करेंगे 125 इक्वल हाफ, और ये m मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। अब 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा भाग हो जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 125/25 इक्वल हाफ m। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, और ये यहाँ पे भाग हो रहा है तो ये जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, तो m इक्वल हो जाएगा 10 kg। ठीक है, सो ऑप्शन पे चलते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।